young doctors, today we will be discussing the developments that led to the Bohr model of an atom. So it was radiation का wave particle duality, that means radiation possess both wave character as well as particle character. ये emit होता है and absorb होता है एक particle की तरह and propagate करता है या travel करता है as a wave. सो वेव नेचर को कंफर्म करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. फर्स्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो थी वो थर्मल रेडिएशन के फॉर्म में ऑब्जर्व की गई. कभी भी कोई बॉडी हीटेड होती थी तो उसमें से एमिट या एब्जॉर्ब जो रेडिएशन होती है उनको बोलते हैं थर्मल रेडिएशन. तो थर्मल रेडिएशन पर जब स्टडी किया तो पता चला कि दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी उनमें से जो रेडिएशन निकल रही है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है. इस पर मैक्सवेल ने स्टडी की थी 1870 में और उसने बताया था कि अगर कोई भी चार्ज्ड बॉडी है, अगर कोई भी बॉडी है जिस पर चार्ज है, अगर वो बॉडी ट्रैवल कर रही है या एक्सेलरेट कर रही है तो उस बॉडी में से दो तरह की वेव्स निकलेंगी, दो तरह की फील्ड जनरेट होंगी. एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड इज मैग्नेटिक फील्ड. और ये जो दोनों की दोनों फील्ड्स होंगी दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वन अनदर और उस डायरेक्शन के साथ भी परपेंडिकुलर होंगी जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही हैं. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा, जिस डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रही हैं उसके साथ भी इनका एंगल 90 डिग्री का होगा. सो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और ये इनका किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं एंड दे ऑलवेज ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. दैट मीन्स यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आता है C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, वेयर C इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट. वो वेलोसिटी जिसके साथ ये वेव्स भी ट्रैवल कर रही हैं, दिस वैल्यू इज़ 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. एंड न्यू हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव. फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितने ऑसिलेशंस आ रही हैं एक सेकेंड के अंदर. एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ दिस वेव. वेवलेंथ मीन्स कि ये जो क्रेस्ट है इसकी हाइट कितनी है, या जो ये ट्रफ है इसका वन क्रेस्ट से लेकर के दूसरे क्रेस्ट तक का डिस्टेंस, दिस इज वेवलेंथ. एंड वन ट्रफ से लेके दूसरे ट्रफ का डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो वेवलेंथ और दी लेंथ ऑफ वन वेव. एंड यहाँ पे हम एक और चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं विच इज़ वेव नंबर. वेव नंबर इज ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ. दैट मीन्स वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ. वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इसके अलावा सेकेंड फिनोमेनन इज डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन मीन्स लाइट का बेंड होना जब वो किसी ऑब्स्टेकल से पास करे. जैसे यहाँ पे पहले वेव्स चल रही थी, जब इन्होंने ऑब्स्टेकल से पास किया सो ये वेव्स बेंड हो गई. दिस इज डिफ्रैक्शन. नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस होता है वेव्स का कॉम्बिनेशन. द कॉम्बिनेशन कैन ईदर बी कंस्ट्रक्टिव और इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव. जब दो वेव्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो वो इस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं ईदर कि देयर क्रेस्ट इज फॉलिंग ओवर क्रेस्ट. उस केस में द इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव और जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल इंक्रीज. एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रफ. इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में बढ़ेगा एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे फॉल कर रहा है उस टाइम पे जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल डिक्रीज. तो एम्पलीट्यूड ओवरऑल डिक्रीज करेगा इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स. अगर हम उन सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफरेंट टाइप्स की अगर हम उनको अरेंज करें इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनेगा उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनको अरेंज कर रहे हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जिसका होगा उसको पहले लिखेंगे. तो रेडियो वेव्स का सबसे ज़्यादा होता है, देन माइक्रोवेव्स RMI, देन इंफ्रारेड, देन लाइट, देन UV रेज, देन एक्स रेज एंड गामा रेज. गामा रे की वेवलेंथ सबसे कम होगा, दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी एज पर दिस फॉर्मूला.
Nu into lambda is a constant, that means nu is inversely proportional to wavelength. Frequency is inversely proportional to the wavelength, that means जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम. रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है एंड गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा. लाइट रेज में अगर हम देखें तो रॉय जी बी आई वी. रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा एंड वॉयलेट वाले का वेवलेंथ सबसे कम एंड फ्रीक्वेंसी सबसे कम एंड फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इज ऑफ वाइट लाइट. दिस इज RMI लक्स गामा. दिस इज फॉर्मिंग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. बॉडी रेडिएशन. हॉट बॉडीज़ रेडिएशन को एमिट करती हैं और जब हम किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं, जैसे कि आयरन की रॉड को अगर हम हीट करें तो पहले वो रेड कलर की लाइट एमिट करेगी, थोड़ी देर के बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड लास्ट में ब्लू कलर की लाइट एमिट करेगी एट हाई टेम्परेचर. तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को रेज करते हैं, पहले तो बॉडी स्टार्टिंग में लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगी, रेड कलर की लाइट को एज पर रॉय जी बी आई वी. एंड जैसे जैसे हम टेम्परेचर को रेज करेंगे वैसे वैसे ये शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेंगी. नाउ बॉडीज़ दो तरह की होती हैं, इम्परफेक्ट ऑब्जॉर्बर्स जो हर रेडिएशन को एमिट नहीं कर पाती है, एंड सेकेंड इज आइडियल बॉडी, ब्लैक बॉडी जो हर रेडिएशन को एमिट भी कर ले और एब्जॉर्ब भी कर ले. चारकोल ब्लैक समवॉट बिहेव्स लाइक ब्लैक बॉडी. और अगर हम किसी रूम में एक छोटा सा पिन होल कर दें और अगर हम वहाँ से लाइट को एंटर करें तो लाइट यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगी. सो दैट बॉडी ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए ब्लैक बॉडी. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. जब भी कभी लाइट एमिट या एब्जॉर्ब होगी किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी बॉडी से, अगर लाइट एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है तो वो कभी भी कॉन्टिन्यूसली नहीं होगी बल्कि डिसकॉन्टिन्यूसली होगी इन स्मॉल पैकेट्स. इन पैकेट्स को बोलते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी और क्वांटम, और इन केस ऑफ लाइट इसको बोलते हैं फोटॉन. तो जब भी कभी कोई बॉडी लाइट को एमिट कर रही है वो क्वांटम की फॉर्म में करेगी और फोटॉन की फॉर्म में करेगी इन केस ऑफ लाइट. इस क्वांटम की एनर्जी इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड दैट इज h into nu, where E is energy of this quantum, h is Planck's constant whose value is equal to 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joule second, and nu is the frequency of the radiation, of which we are calculating energy जिसकी निकाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय h हमें उसकी एनर्जी देगा. सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड फॉर दिस पैकेट्स ऑफ एनर्जी. दैट मीन्स एनर्जी की वैल्यू क्वांटाइज्ड होगी हमेशा. एनर्जी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड NH nu. इट कैन बी ईदर 0 NH h nu, 1 h nu, 2 h nu, but never in between them. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इन केस ऑफ मेटल जैसे कि पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, जैसे इस पे लाइट रेडिएशन फॉल करेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट होंगे. लाइट रेडिएशन जो फॉल कर रही है इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिनिमम फ्रीक्वेंसी के इक्वल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे. दिस फिनोमेनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इस रेडिएशन की टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. एंड अगर हम यहाँ से एनर्जी निकालें इस रेडिएशन का, जो होना चाहिए मिनिमम, दैट विल बी E इज इक्वल टू h न्यू नॉट. इस वैल्यू को बोलते हैं वर्क फंक्शन. सो वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी जो इंसिडेंट रेडिएशन की चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराने के लिए, एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है इस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट हैज़ टू बी मिनिमम ऑफ न्यू नॉट. अगर यहाँ से, और यहाँ पे कोई टाइम लैग नहीं होगा, जैसे ही रेडिएशन फॉल करेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर ही है तब इलेक्ट्रॉन्स जस्ट एमिट होंगे. उनकी काइनेटिक एनर्जी को ये फर्दर प्रोवाइड नहीं कर रही फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी.
जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन सी वाली लाइट की होती है? वॉयलेट वाले की। यानी जब वॉयलेट वाली लाइट मेटल पे पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट बाहर एमिट होंगे, और जब रेड वाली लाइट पड़ेगी तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स निकले ही नहीं, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी हैज़ टू बी मिनिमम ऑफ न्यू नॉट। और अगर इसमें ऑरेंज या येलो कलर की लाइट पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्लोली एमिट होंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला भी है, दैट फॉर्मूला इज, ये जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी हो काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ देयर एनर्जी। यानी जितनी एनर्जी हमने अप्लाई की थी, दैट मीन्स इंसिडेंट रेडिएशन की जितनी एनर्जी थी, दैट इज एच न्यू, और जितनी एनर्जी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लग गई, दैट इज एच न्यू नॉट। This formula is valid for photoelectric effect, where m is what? Mass of the electron. Mass of v is what? Velocity of the electron, this kinetic energy of emitted electron. And h is what? Planck's constant. Nu is what? Frequency of incident radiation. That means the radiation जो fall कर रही है उसकी frequency कितनी है. And nu naught, I've already told you, is threshold frequency, the minimum frequency required to eject electron. तो हमने यहाँ से देखा कि फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की जितनी ज़्यादा, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी इतनी ही ज़्यादा। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने एमिट होंगे, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, दैट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी या ब्राइटनेस रेडिएशन की जितनी ज़्यादा होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही ज़्यादा निकलेंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दोपहर के टाइम जब ब्राइटनेस ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा निकलेंगे, सुबह के टाइम ब्राइटनेस कम होती है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कम निकलेंगे। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी होती है कि किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए। दैट ऑल्सो चेंजेस विथ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कम होगा तब हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी, और डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। लाइट की स्पीड जो है वो मीडियम पर भी डिपेंड करती है, मीडियम के अकॉर्डिंगली चेंज करती है। यानी कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, इट कैन डेविएट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, और इसी फिनोमिनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे मतलब लाइट डेविएट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर पासिंग वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, तो यहाँ पे भी लाइट जो है 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्पर्स करेगी, और जिस वाली लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो सबसे कम बेंड करेगी, यानी रेड लाइट, और जिसका वेवलेंथ कम होगा वो सबसे ज़्यादा बैंड करेगी, यानी कि वॉयलेट। सो ये जो स्पेक्ट्रम मिला, ये जो यहाँ पे बैंड ऑफ कलर्स मिला, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, सारे कलर्स आपस में मर्ज कर जाएंगे विद नो गैप इन बिटवीन, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नाउ अगर हम लाइट को डायरेक्ट पास करने के बजाय यहाँ पर कोई सोल्यूशन लेकर अगर लाइट को पास करें, तो जो लाइट है ये सोल्यूशन थोड़ी बहुत लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और बची हुई लाइट को एमिट करेगा। इस एमिटेड लाइट को अगर हम प्रिज्म से पास करेंगे, सो दिस विल अगेन फॉर्म स्पेक्ट्रम, लेकिन इस बार स्पेक्ट्रम के बीच में कुछ गैप्स होंगे, एम्प्टी स्पेसेस होंगे, और ये लाइन की तरह लगेगा। इस स्पेक्ट्रा को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, और वी कॉल इट एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा इसलिए बिकॉज इट हेल्प्स अस इन डिस्टिंग्विशिंग एटम्स फ्रॉम वन अनदर, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा की ही वजह से वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश रुबीडियम, सीजियम, हीलियम, स्कैंडियम, गैलियम, डिफरेंट मेटल्स। और इस स्पेक्ट्रा को एमिशन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे एमिटेड लाइट का हमने स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की स्टडी को ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जहाँ पे हम एलिमेंट्स की डिटेक्शन करते हैं यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन एटम का जब स्टडी किया था, तब हाइड्रोजन एटम के लिए जो लाइट है, अगर हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से लाइट को पास किया है, सो इट विल एब्जॉर्ब सम ऑफ इट एंड विल एमिट द रेस्ट ऑफ इट। जो एमिटेड लाइट है, जब हमने इसको प्रिज्म से पास किया, सो इट गेव 5 डिस्टिंक्ट लाइन्स, और उन 5 का नाम आया
लाइमन, बाल्मेर, पास्किन, ब्रैकेट एंड फन सीरीज. 5 लाइन्स बनी एंड द 5 एटॉमिक line spectra obtained were Lyman, Balmer, Paskin, Brackett and Fun series. For Lyman, the value of, अब ये जो अगर हम इसको फर्दर स्टडी करें, सो वी नो दिस कि एटम में डिफरेंट शेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स में अंडरगो ट्रांजिशन. जब यहाँ से लाइट इसको मिलती है, एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये अंदर वाले शेल से लाइट एब्जॉर्ब करके बाहर वाले शेल पे जंप करते हैं और जब इन्होंने लाइट एमिट करनी होती है तो ये इलेक्ट्रॉन जब वापस जंप करेंगे देन दे विल एमिट लाइट. तो जब ये फर्स्ट वाले शेल पे जंप कर रहे हैं बाहर से, सेकंड शेल से, थर्ड शेल से और फोर्थ शेल से, उस टाइम पे जो लाइन्स एमिट होंगी दे आर लाइमन सीरीज लाइन. दैट मीन्स जहाँ पे जंप कर रहे हैं दैट वैल्यू मस्ट बी 1. और जब सेकंड वाले शेल पे जंप करेंगे आउटर मोस्ट शेल से, इधर थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, देन बाल्मेर सीरीज एमिट होंगी. दैट मीन्स N1 वैल्यू यहाँ पर होती है 2. और जब थर्ड वाले शेल पे जंप करेंगे किसी भी आउटर ऑर्बिट से, तब पास्किन सीरीज एमिट होंगी, पास्किन लाइन. और ब्रैकेट के लिए N1 की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड फन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू हो जाएगी 5. जब N1 1 है दैट मीन्स N2 कैन टेक वैल्यूज 2, 3, 4 so on to infinity. Here N2 can take values 3, 4, 5. 3, 4, 5 से जंप करेगा 2 पे, और अगर 3 पे जंप करना है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि 4, 5, 6 से जंप करेगा. और जब 4 पे जंप करना है सो N2 कैन बी 5, 6, 7, 8, 9 so on to infinity. और जब 5 पे जंप करना है तो 6, 7, 8 से जंप करेगा. सो N1 इज़ वॉट? N1 इज़ 2 जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, एंड N2 इज़ वॉट? फ्रॉम जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है. बिकॉज आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करने पर ही रेडिएशन को एमिट करता है. अंदर वाले ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है, बाहर वाले की एनर्जी ज़्यादा होती है. तो जब ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में जाना है तब ये रेडिएशन एमिट करेगा. और वही एमिटेड लाइंस हमें एटॉमिक लाइंस, जो हमें लाइन स्पेक्ट्रा हम ऑब्टेन करते हैं, लाइंस की फॉर्म में हमें विजिबल होती हैं. विजिबल नहीं होती इनमें से सिर्फ ये वाला जो लाइमन सीरीज है, दिस फॉल इन यूवी स्पेक्ट्रा, यूवी पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रा. बाल्मेर जो है ये आता है विजिबल में. दैट मीन्स हमें कौन सी विजिबल होंगी? ओनली बाल्मेर सीरीज. द रेस्ट फॉल इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम. जो लाइमन सीरीज है ये यूवी है और सिर्फ बाल्मेर वाली विजिबल है, बाकी सारी इंफ्रारेड है. इनका वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला है, दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 1/n1 square minus 1/n2 square. This value is in centimeter inverse. और यहाँ पे जो n1 and n2 है, you very well know what is this. n1 is 2 जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एंड n2 is from जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है. ये फॉर्मूला रिदबर्ग पहले बाल्मेर ने दिया था सिर्फ बाल्मेर सीरीज के लिए, वेयर N1 is 2. बाद में रिदबर्ग ने इसको जनरलाइज किया. दिस कैन बी अप्लाइड टू ऑल ऑफ द 5 लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. एंड वेव नंबर हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी लाइन के लिए. Which of the following series of transition in the spectrum of hydrogen atom falls in the visible region? ब्रैकेट सीरीज, लाइमन सीरीज, बाल्मेर और पास्किन. वी वेरी वेल नो, हमें पता है कि लाइमन, बाल्मेर, पास्किन, ब्रैकेट एंड फन सीरीज आर ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. इसमें लाइमन सीरीज तब ऑब्टेन होती है जब फर्स्ट वाले शेल पे इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा. सिमिलरली बाल्मेर तब जब सेकंड वाले पे फॉल करेगा. पास्किन, ब्रैकेट एंड फन फॉर 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली. लाइमन सीरीज जो है इसका वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी फॉल्स इन यूवी रीजन. बाल्मेर का विजिबल रीजन में, ब्रैकेट, पास्किन एंड फन सीरीज का इंफ्रारेड रीजन में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बाल्मेर सीरीज. Calculate the energy in joule corresponding to light of wavelength 45 nanometer. Planck's constant and speed of light are already given. यहाँ पे अगर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लगाएं तो E इज इक्वल टू एच न्यू. द पैकेट ऑफ एनर्जी की जो एनर्जी होती है दिस इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला. और हमें पता है कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं, यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है. सो अगर यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकालें वेवलेंथ की टर्म्स में, सो होता है C बाय लैम्डा. सो E का फॉर्मूला हो जाएगा HC बाय लैम्डा. ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 6.63 इंटू 10 raised to the power minus 34 मल्टीप्लाइड बाय
C is given 3 into 10 raised to the power 8 divided by वेवलेंथ दिया है 45 नैनोमीटर. नैनो मीन्स 10 रेज टू द पावर माइनस 9. तो हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, सॉरी इनको 10 रेज टू द पावर वालों को, एंड जो बाकी के नंबर्स हैं उनको सेपरेटली लिखेंगे. 10 रेज पावर माइनस 34 ये डिवाइड में है, सो पावर विल गेट सब्ट्रैक्टेड, माइनस माइनस इज प्लस 9, एंड ये मल्टीप्लाई में, सो पावर विल गेट एडिड. बेसिस आर सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये भी आ जाएगा प्लस 8. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, सो दिस इज 0.442 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 17. लेकिन ऑप्शन जो है वो 18 की पावर में दिया है, सो हम इस नंबर को डिवाइड भी कर लेंगे 10 के साथ और मल्टीप्लाई भी कर लेंगे 10 के साथ, बिकॉज 17 और 18 में सिर्फ 1 का डिफरेंस है. सो ये आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर इज 4.42, और ये वैल्यू बेसिस सेम है, ये डिवाइड में, सो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. सो आंसर इज 4.42 into 10 raised to the power minus 18 joule. Option D. Value of Planck's constant is 6.63 into 10 raised to the power minus 34 joule second. Speed of light is 3 into 10 raised to the power 17 nanometer per second. What value is closest to the wavelength in nanometer? तो यहाँ पे वेवलेंथ नैनोमीटर में पूछी है, और प्लैंक्स कांस्टेंट दिया है 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट भी नैनोमीटर में दिया, हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑप्शंस भी नैनोमीटर्स में दिए हैं. तो यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू पूछी है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट भी गिवन है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स. सो सी न्यू और लेमडा के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज C इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा. सो यहाँ से हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, सो वेवलेंथ विल बी C अपॉन न्यू. C की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 17, एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 15. अगर आप श्योर नहीं है कि आपका आंसर सही है नहीं, सो इसको एक बार यूनिट को के साथ भी लिख कर देख लेना. यहाँ पे भी सेकेंड इनवर्स है, सो दिस सेकेंड इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स विल गेट कैंसिल, नैनोमीटर में ही आंसर आएगा. 3 डिवाइडेड बाई 6 इज 0.5 इंटू बेसिस सेम है, डिवाइड में, सो पावर विल गेट सब्ट्रैक्टेड 10 रेज टू द पावर 2, दैट मीन्स 50. सो ऑप्शन ए. According to law of photochemical equivalence, the energy absorbed in ergs per mole is given as, energy ergs में निकालनी है and for 1 mole calculate करनी है, this is per mole. So एक मोल की कितनी है वो भी कैलकुलेट करनी है. So we know this, E is equal to how much, hc by lambda, because wavelength की वैल्यू दी है तो wavelength की टर्म्स में निकालना है. So यहाँ पे अगर हमें मोल पर मोल निकालनी है, दैट मीन्स ये आ जाएगा NaHc बाई लैम्डा फॉर 1 मोल. तो नेक्स्ट वील अप्लाई दिस, E इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर देंगे जस्ट 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 इंटू H इज 6.62 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27. अर्ग्स में दिया है, इसको जूल में कन्वर्ट नहीं करेंगे बिकॉज आंसर इज ऑल्सो इन अर्ग्स. एंड C दिया है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा. यहाँ पे वेवलेंथ नहीं दिया है बट आंसर इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. सो दिस इज 6.02 इंटू 6.62 into 3 divided by lambda, and this is 10 raised to the power 23 minus 27 plus 28. 23 plus 8 is how much? 31. 31 minus 27 is how much? 4. So this is 10 raised to the power 4, and the answer is, according to law of photochemical equivalence, energy absorbed in ergs per mole is given as Planck's constant, velocity of light and Avogadro number given है. सो पर मोल की निकालनी है. एक पार्टिकल के लिए वी नो एनर्जी इज hc बाय लैम्डा, और एक मोल के लिए कितना हो जाएगा फिर Na इंटू hc बाय लैम्डा. सो यहाँ पे आंसर भी अर्ग्स पर मोल में, तो इसको अर्ग्स में ही रहने देंगे और इसको भी सेंटीमीटर में ही. और वेवलेंथ की वैल्यू नहीं दी है लेकिन वेवलेंथ की टर्म्स में आंसर दिया है. तो Na की वैल्यू पुट कर लेते हैं 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23. H की वैल्यू है 6.62 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27. C की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 10
divided by lambda. So this is 6.02 into 6.62 into 3, and this value is 10 raised to the power 23 plus 10 is 33, and this is minus 27. बेसिस सेम, पावर गेट एडेड, सबको ऐड करेंगे, प्लस माइनस इज माइनस, डिवाइडेड बाय लैम्डा. अगर इसको कैलकुलेट करें, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 119.557 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 33 माइनस 27 इज 6 डिवाइडेड बाय लैम्डा. लेकिन आंसर हमें इस टर्म्स में नहीं दिया है, आंसर हमें 1.196 में दिया है. तो 1.196 यानी कि यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट करना है, दो से पॉइंट को शिफ्ट करना है. सो वील मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 100 एंड डिवाइड दिस नंबर बाय 100. सो डिवाइड करने पर ये पॉइंट लेफ्ट में जब पॉइंट शिफ्ट करना हो, सो वी डिवाइड द नंबर. सो दिस इज 1.19. इसको अगर राउंड ऑफ करें तो दिस इज 6 मल्टीप्लाइड बाय ये 10 रेज टू द पावर 2 into 10 raised to the power 6 is 10 raised to the power 8 upon lambda. So this will be the answer, which is option A. The energies E1 and E2 of two radiations are 25 and 50 electron volt respectively. Relation between their wavelength. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है, ई इज़ एच सी बाय लैम्डा. और जब भी कभी दो अलग अलग वैल्यूज़ पे रिलेशन निकालना हो, सिंपली बस उनको डिवाइड कर देने से भी रिलेशन आ जाता है. E1 अपॉन E2 इज़ एच सी बाय लैम्डा 1 एंड E2 इज़ हाउ मच, एच सी बाय लैम्डा 2, बिकॉज एच एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स. तो एच सी एंड एच सी विल गेट कैंसल्ड. सो E1 अपॉन E2 का रेशियो आ जाएगा, लैम्डा 2 यहाँ पे डिवाइड है तो ऊपर मल्टीप्लाई, एंड लैम्डा 1 यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई. सो अब यहाँ पे E1 की वैल्यू दी है हाउ मच, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड E2 की वैल्यू कितनी दी है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1. 25 2 ज़ा 50, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, सो विच इम्प्लाइज लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ लैम्डा 2, विच इज ऑप्शन बी. Value of Planck's constant is 6.63 into 10 raised to the power minus 34 joule second. Velocity of light is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Which value is closest to wavelength in nanometers of a quantum of light with frequency of 8 into 10 raised to the power 15 second inverse? Velocity given है और यहाँ पे वेवलेंथ पूछी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है. वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी एसआई सिस्टम में है, लेकिन वेवलेंथ नैनोमीटर में पूछा है, तो वेवलेंथ भी पहले मीटर में आ जाएगा, फिर इसको नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. वी नो दिस, सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा. लैम्डा इज आस्क्ड, तो लैम्डा इज सी अपॉन न्यू. सी की वैल्यू दी है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 15. ये आंसर आएगा मीटर में, बिकॉज दिस इज इन मीटर पर सेकेंड, दिस इज इन सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स विल गेट कैंसल. 3 by 8 is 0.375 and this value is, bases are same, power divide में ये, तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. so this is 0.375 multiplied by 10 raised to the power minus 7. this answer is in meters. हमें पता है कि 1 नैनोमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं, 10 रेज पर माइनस 9 मीटर, बिकॉज नैनो का मतलब ही होता है 10 रेज पर माइनस 9. तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर्स हो जाएंगे, 10 रेज टू द पावर 9 नैनोमीटर्स. सो ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें, सो लैम्डा विल बी 0.375 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 मीटर्स. दिस इज 0.375, बेसिस सेम, पावर विल गेट एडेड, 9 प्लस माइनस इज माइनस, दिस इज 2, सो द आंसर विल बी 3. अगर हम एक पॉइंट राइट में शिफ्ट करने की कोशिश करें, सो दिस विल बी 0.375, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 10 रेज पर 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 1. सो द आंसर इज 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 3.75 इंटू 10 रेज टू द पावर 1. 3.75 को अगर हम राउंड ऑफ करें, सो दिस आंसर इज 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, विच इज ऑप्शन सी. फॉर गिवन एनर्जी E is equal to 3.03 into 10 raised पर minus 19 joules. Corresponding wavelength निकालनी है यहाँ पे. Planck's constant and velocity of lights are already given. तो we know this formula, E is hc by lambda, which implies lambda will be hc by E. So lambda की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6.626 into 10 raised to the power minus 34 into velocity of light is 3 into 10 raised to the power 8 divided by
एनर्जी इज़ 3.03 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 और ये वैल्यू आएगी मीटर्स में बिकॉज सारा जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज़ है ये SI यूनिट में. सो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3.03 एंड दिस वैल्यू इज़ 10 रेज पर -34 plus 8 because ये bases are same, power will get added, bases are same, power will get subtracted when these are in divide, when bases are in divide. So minus is plus 19 meters. So इसको अगर हम solve करें so the answer comes out to be 6.56 और ये वाली वैल्यू आ रही है 10 raised to the power -7. 8 plus 19 is how much? 27. 34 minus 27 is 7 और साइन लगेगा बढ़ेगा दैट इज़ -7. लेकिन ये आंसर आया है मीटर में, अगर हमें चाहिए नैनोमीटर्स में. सो वी नो दिस कि 1 नैनोमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं? 10 रेज पर -9 मीटर्स. सो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर हो जाएंगे? 10 रेज टू द पावर 9 नैनोमीटर. सो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 रेज पर 9 के साथ, तभी आंसर आएगा नैनोमीटर्स में. So this value is 6.56 into bases are same, power will get added. 9 plus minus is minus. 9 minus 7 कितना हो जाएगा? 2 नैनोमीटर. और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज 656 नैनोमीटर विच इज़ ऑप्शन डी. What will be the longest wavelength line in Balmer series of spectrum? तो बाल्मेर सीरीज़ कब ऑब्टेन होती हैं? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप करे? सेकेंड वाले शेल पे जंप करे. ईदर फ्रॉम 3, ईदर फ्रॉम 4, 5 और कोई सा भी आउटरमोस्ट शेल से जब जंप करे तब जो लाइंस एमिट होती हैं उन लाइंस की सीरीज़ को बोलते हैं बाल्मेर सीरीज़. जो सबसे पास वाले से जब जंप करेगा दैट मीन्स 3 से, उस टाइम पे जो लाइन एमिट होगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे कम एंड एनर्जी भी सबसे कम एज पर रिडबर्ग फार्मूला. रिडबर्ग फार्मूला इज़ वेव नंबर और 1 by lambda is equal to 109,677 1 upon n1 स्क्वायर माइनस 1 upon n2 का स्क्वायर. तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें वेवलेंथ की वैल्यू, सो वी नो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइन कब एमिट होगी? व्हेन n2 इज इक्वल टू 3, n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 3. जब उसके नेक्स्ट वाली लाइन से ही जंप करेगा तब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट एमिट होगी. सो पुटिंग दिस हेयर हमें मिलेगा 109,677 1 upon n1 दिस इज़ 2, दिस इज़ फ्रॉम कहाँ पे जंप कर रहा है? 2 पे, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 upon n2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा इज़ 9. बाय सॉल्विंग दिस वी गेट 109,677 4 into 9 बाय टेकिंग LCM ऑफ 4 and 9 एंड 9 minus 4. इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इन दोनों को एंड फिर इन दोनों को. सो आंसर आ जाएगा 109,677 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 5. इसको अगर हम सॉल्व करें आंसर इज़ कमिंग आउट टू बी 15233 सेंटीमीटर इनवर्स. ये वेव नंबर की वैल्यू आई है यानी 1 upon लैम्डा की. अगर हमें लैम्डा चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 1 upon 15233. तो अगर हम इसको सॉल्व करें आंसर इज़ 6.56 इंटू 10 रेज टू द पावर -5. ये लेकिन ये किस में आ रहा है? सेंटीमीटर्स में. और ऑप्शंस किस में दिए हैं? नैनोमीटर्स में. तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर्स में. तो 6.56 इंटू 10 रेज टू द पावर -5. सेंटी मीन्स हाउ मच? सेंटी मीन्स 10 रेज टू द पावर -2. तो ये आंसर मीटर में आएगा. ये हो जाएगा 6.56. बेसिस सेम, पावर विल गेट एडेड. माइनस प्लस माइनस इज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस, 5 + 2 इज 7. साइन लगेगा बढ़ेगा -7. अब इसको 1 मीटर में कितने नैनोमीटर्स होते हैं? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, नैनो का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर -9 मीटर. तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर हो जाएंगे? 10 रेज टू द पावर 9 नैनोमीटर. यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, फिर इसको न्यूमरेटर में भेजेंगे. सो आंसर विल बी 10 रेज टू द पावर 9. इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6.56 इंटू 10 रेज टू द पावर -7. 1 मीटर, मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है. 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज पावर 9. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज टू द पावर 9 के साथ. बेसिस आर सेम, पावर विल गेट एडेड, प्लस माइनस इज माइनस, 9 minus 7 is 10 raised to the power 2. So this will be 656 nanometer.
meter, which is option B.